राष्ट्र सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें वैदिक टर्म्स को ही हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें से हमारी फर्स्ट टर्म जो होने वाली है, दिस इज हिरण्य। हिरण्य जो टर्म है हमें काफ़ी कॉमनली मिलती है जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है गोल्ड। जैसे हमने पहले भी पिछले लेक्चर में हमने किया था कि अयास कॉपर को कहा जाता है, वैसे ही गोल्ड के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज हिरण्य। हिरण्य से जुड़ा अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो यहाँ पे हिरण्य गर्भ करके भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि वैदिक सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। हिरण्य गर्भ, गोल्डन वूम्ब कहा जाता है इसको, और ये एक रीति भी थी, एक रिचुअल भी था। आप यज्ञ की तरह इसको समझ सकते हैं, जिसमें एक आर्य हिरण्य गर्भ का यज्ञ करके अपने आप को क्षत्रिय की तरह कहीं ना कहीं अपना पुनर्जन्म अपना कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यज्ञ और एक रीति भी थी। सेकंड टर्म पे आते हैं, इट इज आरा, दैट इज स्पोक्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट था जब हम आयरन्स की बात करते हैं। हड़प्पन टाइम में हमारे पास जो व्हील्स थे वो सॉलिड व्हील्स थे, मतलब पूरे का पूरा गोल, अगर हम गोल शेप की बात करें तो पूरा का पूरा एक सॉलिड व्हील होता था, जिसमें अंदर भी पूरा एक सॉलिड मटेरियल यहाँ पे भरा होता था। जैसे अगर पत्थर है तो पूरे का पूरा पत्थर का ही वो एक गोल गोल एक मटेरियल है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। जितना सॉलिड व्हील आप यूज करेंगे उतना ही हैवियर और इनएफिशिएंट होगा वो यूज करने में। लेकिन जब हम स्पोक्स की बात करते हैं तो स्पोक्स कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं। आपने साइकिल्स या इवन जो आपकी कार्स होती हैं, फिर बाकी जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें आपने बहुत कॉमनली ये चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि जो मेन जो टायर होता है वो बाहर बाहर ही होते हैं, अंदर इस तरह के स्पोक्स होते हैं। तो ये जो स्पोक्स होते हैं इसको आरा कहा जाता है, और जो स्पोक वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको आर्यन्स ही इंडिया में लेके आए थे। इससे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो एफिशिएंसी अगर हम देखें तो इट इंक्रीजेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज नभ्य, दैट इज नेव। नाभि जैसे हम अपनी नेवल को कहते हैं, वैसे ही स्पोक्स जहां पे आके मिलते हैं, जो सेंटर होता है जहां से स्पोक्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड नभ्य। चौथा हमारे पास टर्म है अनास, जिसको कार्ट भी कहा जाता है। अनास मीन्स एक ठेला या फिर रेडी, जिसको बैल के साथ या इवन कैमल के साथ ज्वाइन करके उसका इरिगेशन में या फिर एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। जब लेटर वैदिक एज आई तो वहां पे एग्रीकल्चर एक मेन प्रधान एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई थी, इसलिए एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत सारी टर्म्स हमें जो संस्कृत की हैं वो लेटर वैदिक पीरियड से कहीं ना कहीं आती हैं। ऊष्ट, ऊष्ट कैमल के लिए वर्ड है जो यूज किया जाता है। और आपने ऊष्टासन भी सुना होगा, जो कि एक योग आसन है, ऊष्टासन, जिसको हम कैमल पोज भी कहते हैं। तो कैमल्स के साथ भी कार्ट्स ज्वाइन किए जाते थे जहां जहां पे कैमल्स अवेलेबल थे। दैट मीन्स बहुत ही एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि राजस्थान वाली जगह पे। तो जब हम आर्यन्स की बात करते हैं तो कैमल्स के बारे में भी ठीक ठाक नॉलेज इन लोगों के पास थी। नेक्स्ट टर्म आती है सिक्स, दैट इज अवात। ये कुएं के लिए टर्म यूज की गई है। अब कुआं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है और इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कुआं जो कि है वैदिक आर्यन्स इसको यूज किया करते थे अपने डोमेस्टिक एज वेल एज एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। और वैसे भी अगर आप इंडिया या फिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझने की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा एरिया रहा है जहां पे बिल्कुल भी हम पानी की कमी हमने ट्रेडिशनली फेस नहीं करी है। हम आज की बात तो नहीं कर रहे हैं, आज तो ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन पास्ट में हमें ये चीजें नहीं फेस करनी पड़ी हैं। सो सेवन पे आते हैं, डेट इज लंगाला और सीरा, जो कि प्लाव के लिए या फिर हल के लिए यूज होता था। अब प्लाव जो कि हल है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट है। शुरुआत में जो हल होते थे वुड के होते थे, लेटर ऑन ये आयरन के भी बनने लगे। जो टिप होती है वो आयरन की बनने लगी, जिससे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई, और जिसकी वजह से महाजनपद फेज में हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स और बहुत न्यू प्रोसेसेस वहाँ पे डेवलप होते हैं। इसलिए दो वर्ड यूज किए गए हैं हल के लिए, सीरा और लंगाला। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि जो लंगाला है ये एक नॉन वैदिक टर्म है। सो लंगाला इफ वी टॉक अबाउट, इट इज अ नॉन वैदिक टर्म जो कि पहले हमें नहीं दिखता है किसी भी वैदिक लिटरेचर में।
जो सीरा है वो एक वैदिक टर्म है, जो लंगाला है दैट इज अ नॉन वैदिक टर्म। अब यहाँ पे हमें यही समझ में आता है कि जब आर्यंस ने बाकी इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करा होगा कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, तो उनके भी बड़े कंसेप्ट उठाए होंगे और उनसे भी बहुत चीज़ें सीखी होंगी अगर उन्होंने सिखाई भी हैं। सो लंगाला इज दैट एग्जाम्पल कि कैसे जो नेटिव इंडियन कल्चर होगा आर्यंस के टाइम पे, कैसे उनसे भी आर्यंस ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। ओके, अब कुछ और टर्म्स करते हैं। एट टर्म इज योर क्षेत्र। अब कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मायने टाइम टू टाइम बदलते हैं। अगर हम आज क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र हम किसी भी टेरिटरी को बोल देंगे, किसी भी एरिया को बोल देंगे। इवन क्षेत्र हम अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्षेत्र सिर्फ एक कल्टिवेटेड फील्ड को कहते थे। तो क्षेत्र अगर हम बात करें तो एक एग्रीकल्चरल, ये एक नेम था, ये एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक वर्ड था, जिसमें जहां पे खेती की गई है उसी लैंड को क्षेत्र बोला जाता था। इसी से जुड़ा हुआ वर्ड अगर हम देखें तो वो है कृषि। कृषि बोलते हैं एक्ट ऑफ प्लोइंग। जब हम खेती के लिए जोतते हैं खेत को, प्लॉइंग का एक्ट करते हैं, जिसको जोतना बोलते हैं, उसको कृषि कहा जाता है। और ये जो वर्ड है हम कृषि या फिर कृषक, किसान के लिए आज भी यूज करते हैं। तो इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आज भी पॉपुलर हैं, हालांकि बाकी वर्ड्स के मायने हैं वो काफी हद तक बदल गए हैं। यू हैव टू रिमेंबर, ये जो वैदिक टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ये आर्केक संस्कृत है, ओल्ड संस्कृत है, जिसके बहुत वर्ड्स के जैसे हमने अभी बात की मायने बदल गए हैं, उनके मतलब भी बहुत डिफरेंट हो गए हैं। सो दिस इज आर्केक संस्कृत, जिसको हम ओल्ड संस्कृत का भी टैग कहीं ना कहीं दे सकते हैं, जो कि क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। ओके, 10th वर्ड इज आयास तप। आयास हमने किया था कि आयास कॉपर को कहा जाता है। अयास ताप या फिर अयास तप हम किसको कहेंगे? कॉपर स्मेल्टर को। तो जब कॉपर आर्यंस के पास था तो कॉपर को स्मेल्ट करने की टेक्निक भी इनके पास होगी, कॉपर को स्मेल्ट करने वाले आर्टिजन या फिर कारीगर भी इनके पास होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एक डिफरेंट प्रोफेशन को यहाँ पे शो करता है, दैट इज कॉपर स्मेल्टर। तो अयास तप वो है जो कि कॉपर को बनाने का काम करता है, कॉपर की स्मेल्टिंग करता है, जिसकी वजह से कॉपर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। 11th वर्ड यहाँ पे होगा वीवर। वाया इज वीवर। वाया, ये वायु नहीं है, वाया, वायु हवा के लिए या फिर पवन के लिए यूज होता है वर्ड। वाया इज वीवर, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम वायु। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, वायु से काफी डिफरेंट वर्ड हो जाता है। सो वीवर इज जिसको हम बुनकर कहते हैं, जो हमारे क्लोथिंग इंडस्ट्री से जो जुड़ा हुआ है, वीवर इज बुनकर। तो वाया बेसिकली ऐसे बुनकर थे जो कि वुलन इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे बात फिर से एक क्लियर हो जाती है, और चीज़ यहाँ पे सामने आती हैं कि कॉटन और वूल इंडस्ट्री दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज रही हैं एंशियंट टाइम से। इनफैक्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा बोलबाला था जब हम कॉटन और इवन वुलन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, स्पेशली कॉटन। और यही चीज़ हमने कहना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हम अगर उनको पढ़ें तो वहाँ पे भी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस, जिसमें कुछ लिटरेरी वर्ड्स होंगे, साहित्य के जुड़े वर्ड होंगे, कुछ रिलीजन से जुड़े हुए वर्ड्स होंगे। तो उनको हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे एनालाइज करते हैं। अरण्यानी, जिसको हम बोलते हैं गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट। अरण्य एक ऐसा वर्ड है जो कि संस्कृत वर्ड है जो कि फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया। अरण्य, छत्तीसगढ़ में एक फॉरेस्ट रेंज है जिसको दंडक अरण्य भी कहा जाता है। दंडक अरण्य, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा इजीली। सो दंडक अरण्य, वहां पे अरण्य जो है फॉरेस्ट है। उसी तरीके से वैदिक टाइम पे गॉडेस होती थी जो कि फॉरेस्ट की करता धरता थी, वहां की रखवाली करती थी, जिनको अरण्यी कहा जाता था। तो वो ये सीधा वर्ड अरण्य से आता है, उसी से गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट का जो वर्ड है ये भी डराइव हो जाता है कहीं ना कहीं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है दैट इज अरण्यक। अरण्यक मीन्स फॉरेस्ट बुक्स। ये वेदा से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वैदिक साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कुछ ऋषि मुनियों ने रीति रिवाजों को, यज्ञों को, मंत्रों को
डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया और फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन और हायर नॉलेज की बात करनी शुरू कर दी। तो आरण्यक बड़ी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे टेक्स्ट आती है, जिसके आगे फिर उपनिषद भी डेवलप होंगे जो कि टोटली फिलोसॉफिकल होंगे। तो उसकी शुरुआत जो स्पिरिचुअलिटी की होती है और आरण्यक से होती है, अगेन जिसका फॉरेस्ट से ही लेना देना है। ओके, तो सेकंड वर्ड पे हम आते हैं, दैट इज श्रुति। श्रुति आजकल बहुत कॉमन लड़कियों के नाम होते हैं, बट इसका अगर वर्ड जानेंगे तो वर्ड बहुत ही सैक्रेड वर्ड है आर्यंस के लिए। तो श्रुति का मतलब है वो पवित्र वर्ड्स, वो पवित्र मंत्र, ऐसी पवित्र या फिर पावन चीजें जो कि सीधा ब्रह्म से या ईश्वर से आ रही हैं। तो श्रुति वो लिटरेचर है, वो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है जो बहुत ही महान ऋषि मुनियों ने, जैसे भरद्वाज ऋषि हुए हैं, अत्रि ऋषि हुए हैं, उन्होंने सीधा ही यू कैन से गॉड से या ब्रह्म से ही वो ज्ञान कहीं ना कहीं प्राप्त किया है। तो श्रुति इज दैट वर्ड, श्रुति वो मंत्राज हैं, वो चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने सीधा डिवाइन पावर से ही लिए हैं। श्रुति में 4 टेक्स्ट आते हैं। अगर हम वैदिक श्रुति की बात करें तो उसमें 4 चीजें शामिल होती हैं, दैट इज वेद, ब्राह्मणा, आरण्यक जिसकी हमने अभी बात की, तो चौथा अगर मैं नीचे लिखूं दैट इज उपनिषद। तो ये वैदिक लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इन 4 को छोड़ के सारी चीजें नॉन श्रुति हैं या फिर स्मृति में आ जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है वो श्रुति में ही आता है, जिसमें वेद, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद शामिल है। और उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, जिसका ये मतलब है कि वेदों का हाईएस्ट डेवलपमेंट उपनिषद में दिया है, ना कि किसी और टेक्स्ट में। इसीलिए उपनिषद को सबसे ऊपर जो स्थान है वो हासिल है जबकि हम वैदिक रिलीजन या फिर लिटरेचर की बात करते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड पे आते हैं, दैट इज स्मृति। श्रुति के अलावा जो भी वैदिक लिटरेचर का पार्ट है उसको हम स्मृति में डाल देते हैं। स्मृति का मतलब होता है जो भी चीज हम स्मरण कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका लिटरल मीनिंग हम छोड़ दें तो स्मृति का वो मतलब है ये वो रिलीजियस लिटरेचर है जो कि कुछ ऋषि मुनियों ने लिखी है और जिसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो इसको गॉड से रिलेट नहीं किया गया है। तो स्मृति है वो ह्यूमंस का ही काम है और वो शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको मिलती हैं जिसको सूत्र कहा जाता है। सूत्र वर्ड हमें एंशिएंट हिस्ट्री में काफी पढ़ने को मिलता है। सूत्र एक्चुअल में एक धागे को कहते हैं, लेकिन जब हम बुक्स के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स कि उस बुक्स में या फिर पर्टिकुलर बुक में सूत्रों की तरह लिखा गया है। दैट मीन्स कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखा गया है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज सूत्र। सो स्मृति का वो मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर ऋषि मुनि ने, किसी पर्टिकुलर स्कॉलर ने लिखा है अपने हिसाब से, वैदिक संस्कृति के हिसाब से, लेकिन वो डिवाइन नहीं है, वो सीधा डिवाइन पावर या फिर ईश्वर से नहीं आए हैं, वो अपनी नॉलेज से भी डिराइव्ड हैं। तो उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो स्मृति में सारे के सारे धर्मशास्त्र, जिसमें मनुस्मृति जो कि कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट माना जाता है वो भी आ जाता है, वेदांग इसमें आ जाते हैं, उपवेद इसमें आ जाते हैं, पुराण इसमें आ जाते हैं। तो इन चारों को छोड़ के जो कि श्रुति में है, सारी चीजें स्मृति में ही आ जाती हैं। ओके, फोर्थ इज उपनिषद। उपनिषद की हम थोड़ी सी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। उपनिषद सबसे ज्यादा हाईली फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं आर्यंस के लिए। वेदांत भी इसको बोला जाता है। और इंडिया ने दुनिया को स्पिरिचुअलिटी सिखाने का जो काम किया है उसका जो आधार है वो उपनिषद है। सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद यहाँ पे हमारे पास छंदोग्य है, छंदोग्य और बृहदारण्यक। ये सबसे पुराने उपनिषद हैं जो कि लेटर वैदिक के ईरा के दौरान लिखे गए। और सबसे ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल टेक्स्ट इनको माना जाता है। पूरी इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं यहीं से फ्लो करती है। तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, वेदों का हाईएस्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, वेदों का अंत कहा जाता है, क्योंकि हाईली फिलोसॉफिकल, हाईली स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं जो कि परम ज्ञान की बातें करते हैं। उपनिषद का लिटरल मीनिंग अगर हम जानना चाहेंगे तो इसका मतलब है किसी के पास बैठकर बहुत ही परम ज्ञान की या फिर बहुत ही डीप फिलोसॉफी का ज्ञान लेना। तो ईश्वर, आत्मा, आत्मा का ईश्वर के साथ क्या लिंक है, संसार क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, इन सारी चीजों को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है उपनिषद में। ओके,
फिफ्थ इज ब्राह्मणास, जो कि फिर से श्रुति का ही हिस्सा है। ब्राह्मणास का लिटरल मतलब होता है ब्राह्मणों के मुंह से निकला हुआ। तो ये ब्राह्मणा और ब्राह्मण जो वर्ण है उससे अलग है। बहुत लोग ब्राह्मणास और ब्राह्मण जो वर्ण है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो ब्राह्मणास हैं वो लिटरेचर का पार्ट है, कहीं ना कहीं लिटरेचर का ही वो पार्ट है। तो ब्राह्मणास हैं वो कमेंट्रीज हैं वेदास के ऊपर या फिर एक्सप्लेनेशंस। ये ब्राह्मणा हर वेद की हर चीज को एक्सप्लेन करता है सो दैट आगे कोई वेद पढ़ना चाहे उसके लिए आसान हो जाए। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास ब्राह्मणास में दी हुई है सो दैट आगे जो उनके बच्चे सीखेंगे वेदों को या उनके मंत्रों को पढ़ेंगे उनके लिए आसानी हो जाए। सो दैट इज द ब्राह्मणास। ओके, वेदांग और उपवेदा भी दो चीजें आ गई हैं। तो वेदांग का यहाँ पे मतलब है वेदों के अंग या फिर लिम्स ऑफ वेदास। अब वेदांग और उपवेद दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनमें डिफरेंसेस काफी हैं। वेदांग है वो 6 है नंबर में। ये वो वेदों के अंग हैं जिसकी वजह से हम संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं, संस्कृत को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्याकरण, जिसको हम ग्रामर बोल देते हैं, पोएट्री, जिसको हम छंद बोल सकते हैं संस्कृत में, देन वी हैव शिक्षा, जिसको हम फोनेटिक्स बोलते हैं। फोनेटिक्स का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज की साउंड को स्टडी करना, संस्कृत की साउंड को स्टडी करना, क्योंकि यहाँ हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो वो सारे डिसिप्लिन जिससे आप संस्कृत अच्छे से पढ़ सकते हो, जिससे आप वेद अच्छे समझ सकते हो, डैट इज वेदांग, जो कि 6 इन नंबर है, 6 इन नंबर है। देन उपवेद, उपवेद वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि वेदों से फर्दर आगे डेवलप करके बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद माना जाता है। कई जगह यहाँ पे मतभेद भी है, कुछ अथर्ववेद के उपवेद को भी आयुर्वेद मानते हैं, बट जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं वहां से हमें यही चीज मालूम होती है। सो उपवेद अलग से डिसिप्लिन है जो कि वेदा से डिराइव्ड है। वेदांग वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप वेदों को पढ़ पाते हैं और वेदों को समझ पाते हैं, जैसे कि संस्कृत ग्रामर, पोइट्री की नॉलेज, एटिमोलॉजी जिसको हम निरुक्त कहते हैं, एंड सो ऑन। सो दोनों बाय द वे स्मृति का ही पार्ट है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मृति ओनली, और दोनों काफी डिफरेंट है जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास वर्ड्स आते हैं अश्विन्स। अब ये वैदिक गॉड्स हैं अश्विन्स। आपने शायद महाभारत में नकुल और सहदेव का कैरेक्टर जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो नकुल और सहदेव थे वो सारे पांडव देवताओं के बेटे थे, जैसे कि जो कुंती थी उनको जो वर मिला हुआ था। तो नकुल और सहदेव अश्विन्स के ही बेटे थे और ये भी ट्विन गॉड्स माने जाते हैं। ये जो वैदिक गॉड्स हैं वो मेडिसिन, हेल्थ, हमारी जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उससे जुड़ी हुई चीज, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अश्विन्स के ही अंदर आते हैं। बट मेनली इनका जो लेना देना है वो मेडिसिन, हेल्थ और लाइफस्टाइल से है। इसलिए हम देखते हैं कि महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं नकुल और सहदेव, ये बहुत अच्छे आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स थे, बिकॉज ये अश्विन्स या फिर अश्विन कुमारों के ही बेटे थे। मारुत्स, अब मारुत्स स्टॉर्म डीटीज मानी जाती हैं, बहुत एग्रेसिव डीटीज मानी जाती हैं, जो कि रुद्र के बेटे थे, जो कि वैदिक ऋग्वेद के हिसाब से काफी ज्यादा नंबर थे, 20-27 से भी ज्यादा थे, जो कि आर्यंस को लड़ाइयों में काफी ज्यादा मॉरली हेल्प करते थे। तो मारुत्स यहाँ पे एग्रेसिव गॉड्स हैं, डीटीज हैं, जो कि वैदिक लोगों को हेल्प किया करती थी। अब 10th एक डिफरेंट टर्म आ जाती है, डेट इज अपूपा। अपूपा एक केक है, जैसे हरियाणा में एक चीज होती है जिसको हम घेवर बोल देते हैं। तो ये घेवर की तरह चीज होती थी जो कि आर्यन से बहुत ही खुश होके खाते थे, और ये अपूपा जो है वो किसी भी कॉमन केक के लिए भी इस्तेमाल हो जाता था। अगर आप डिफरेंट भी चीज बना रहे हैं तो उसको भी अपूपा ही बोल देते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेलिकेसी थी आर्यंस के लिए। सो आई होप आपने आज का सेशन यहाँ पे एंजॉय किया होगा, एंड काफी न्यू वर्ड्स यहाँ पे आपको सीखने को मिले होंगे। एक और सेशन के साथ, डिफरेंट टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।